हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। आप सबको नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा कि अपने निजी स्वार्थों के पूर्ति के लिए लोगों के भावनाओं को लगातार भड़काए रखना और उसके आड़ में अपने हितों को बचाए रखने को ही राजनीति बोलते हैं। भारत के राजनीति में यह कोई छुपी बात नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर इतनी ओपन बात को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं और लगातार इसका शिकार क्यों और कैसे हो रहे हैं। इन्हीं विषय पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा। पहला ये कि जो मैं बातें कह रहा हूं वो कोई माइक्रो साइंस नहीं है कि यह मुझे ही मालूम है। दूसरा यह कि यह बात अगर मुझे मालूम है, आपको भी समझ है, तो आप इस पर अपना रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे और क्यों इसके बहकावे में आ रहे हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि 15-20 मिनट तक का वीडियो होगा। कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब मैं क्षमा चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी समूहों में साझा करें। मित्रों, कुछ उदाहरण आपको दूंगा जिससे यह पुख्ता हो जाएगा कि भारत के राजनीति का मतलब अपना भला जगमाही, दूसरे की भला भाड़ में जाए। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। भारत के राजनीतिक लोगों का स्लोगन होता है अपना भला जगमाही और दूसरे का भला भाड़ में जाए। वह क्यों और कैसे है, यह बात 2-3 उदाहरण दूंगा। बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा कहना ज्यादा समझना। मित्रों, आज एनडीए के विरोधी दल मतलब यूपीए जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए चल रही थी, हालांकि अभी उसका नेतृत्व किसी के पास नहीं है। यूपीए की घटक दल या ये कहे कि मोदी विरोधियों की पटना के बाद आज बेंगलोर में बैठक हुआ। उसके जवाब में एनडीए जो है मोदी का दल है, इनका कल दिल्ली में बैठक होने वाला है। देखिए, राजनीति में बैठना, मुद्दे की चर्चा करना, सरकार को घेरना, विपक्ष के प्रश्नों का काउंटर करना, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें ना तो कोई अतिशयोक्ति है और ना ही आश्चर्य होना चाहिए। लेकिन जो मेरा मुद्दा है कि भारत के राजनीतिक लोगों का उद्देश्य आपका भला नहीं है, उनका खुद का भला है। उनका हर कदम अपने भले के लिए होता है, अपने लोगों के सेट करना, अपने लोग मतलब अपने परिवार के लोगों को सेट करने के लिए होता है। और अपने परिवार के लोग दिन दुना रात 10 गुना बढ़ते रहें और बढ़ते ही चलते रहें, इस बात के लिए अपने समाज, जात, धर्म, क्षेत्र, समाज, संप्रदाय के लोगों को लगातार भड़काए रखना, लगातार उनमें गुस्सा भरे रहना और भरते रहने को राजनीति कहते हैं। और यह जो राजनीति है, यह किस कदर निचले स्तर तक पहुंच गई है, निचले स्तर पर जा चुकी है, यह बात आपको कुछ उदाहरणों से समझाता हूं। सबसे पहले कल एनडीए में राजभर का वापसी हुआ। राजभर पूर्वांचल के 1-2% राजभर ऑटो के ठेकेदार हैं। कुछ राजभर इनके बहकावे में आ जाते हैं और इसी पर अपना छड़ी लेकर के पहले मोदी के विरोध में सरकार बना रहे थे, योगी के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना रहे थे, ओवैसी बंधु को राष्ट्रपति बना रहे थे। दुनिया भर में मतलब भारत में घूम घूम करके मोदी विरोध का झंडा गाड़ रहे थे। कुछ नहीं उखाड़ पाए तो वापस मोदी के कुनवे में आ गए।
अब सवाल आता है कि उनका झंडा जब मोदी के विरुद्ध खड़ा किए थे और फिर मोदी के पक्ष में आए, इस ये जो 36 डिग्री 360 डिग्री का जो उनका घुमाव हुआ है, उसका वजह क्या है? राज भर हमेशा गरीब गुरबत के लोगों की भला के लिए मैं बात करता हूं, मन नहीं माना तो मैंने कर दिया, वगैरह वगैरह। राज भर एनडीए के शासन में एनडीए के साथ थे। उत्तर प्रदेश में दुनिया भर में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायकों में सबसे आगे उभर चुके योगी आदित्यनाथ, जिनकी दुनिया भर में मांग है, उनके मंत्रिमंडल में सदस्य थे। राजभर अपने बेटे को सेट कर चुके थे, खुद भी मंत्री थे। मतलब जिस राजभर समाज की वो अगुवाई करने की दावा करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे छड़ी घुमाने से राजभर का वोट पड़ता है, उस पूरे राजभर में अपने बाद अपने बेटे को ही वो योग्य माने, बाकी सारे लोग नकारे नालायक और बेमतलब के लोग थे, उनका कोई वजूद अस्तित्व और समझ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई राजभर को बुरा लगा हो तो जरूर बुरा माने। यह बात राजभर के मन में उपजा है, क्योंकि जब उनको खुद मंत्रिमंडल बनने के बाद दूसरा मंत्रिमंडल की जरूरत पड़ी तो वह स्वयं अपने बेटे के चुनाव के, मतलब राजभर के पूरे कुनवे में सिर्फ वो और उनका बेटा ही समझदार है, बाकी कोई नहीं है। अब गोरखपुर वाले बाबा मठ के मठाधीश आए थे मुख्यमंत्री बनके, उनका तो ट्रेनिंग इस बात के लिए हुआ है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, पूजा करो और फल की प्राप्ति ना करो। गीता का ज्ञान उनके पास है कि हे भक्त, हे मानव, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल मेरे हाथ में है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और तुम्हारा काम है कर्म करना, फल की परिणाम ना करना। क्या लाए हो जो लेके जाओगे? जो है वो यहीं से है और यहीं छोड़ जाना है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाना है। जब राजभर को लगा कि भाई ये तो मठ वाला बाबा मठ का ज्ञान दे रहा है, कुछ कमाने खाने का जुगाड़ ही नहीं दे रहा है, वो 6.5 महीने तक बेचारे बड़ा प्रयास किए। योगी आदित्यनाथ ने उनके पर्सनल सेक्रेटरी को गिरफ्तार करवाया, उसको जेल में डलवाया। अब राजभर को लगा कि भाई ये बाबा तो प्रसाद भी नहीं देंगे तो घंटा डुला रहे, भैया खुद है और हमसे भी डुलवाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा फिर मुझे राजनीति में रहने का क्या मतलब? भाई जब मुझे राजनीति में अपने घर परिवार को भरने का ही मौका नहीं मिलेगा, नाप शनाप करने का ही मौका नहीं मिलेगा, तो यह राजनीति में मैं क्या करूंगा? मैंने कोई योगी आदित्यनाथ से मठ का संचालन तो करना नहीं, ना ही मुझे सराय खोलना है। वो लगातार योगी आदित्यनाथ से मिल करके यह गुहार लगाते रहे कि हे बाबा, आप मठ के मठाधीश हैं, हम मठ के नहीं है। हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य परिवार का भरण पोषण करना है, अकूत संपत्ति बनाना है और अपने पूरे खानदान को सेट करना है। आपने मुझे मंत्री तो बना रखा है लेकिन खाने नहीं दे रहे। खाने का जो माध्यम मेरा सेक्रेटरी था, आपने उसको भी गिरफ्तार करवा लिया, और मेरा बेटा है उधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं, पुलिस उसकी ठुकाई कर दे रही है। तो मैं क्या करूंगा राजनीति में रह करके? हमको कुछ मौका दीजिए भगवान, नहीं तो मैं बाहर में जाकर के कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं और स्वर्ण मानसिकता कराने वाले हैं, दलित पिछड़े कुनबे गुर्बत पर काका को सब कहते हैं कि का कोई भला नहीं हो रहा है। योगी जी ने कहा कि भाई देखो, आपको जो करना है करो, हम सेवा भाव के लिए आए हैं, क्योंकि सेवा ही हमारा संस्कार है, और कुछ उम्मीद कर रहे हो तो हमारे साथ नहीं बन पाओगे। राजभर ने मजबूरी में छोड़ दिया, यह उम्मीद में कि भाई योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध झंडा उठाऊंगा तो योगी विरोधी लोग जो हैं वो मेरा सहारा बनेंगे और मेरी दुकानदारी चल निकलेगी। और चली भी। अखिलेश यादव उनको हाथों लिए, ओवैसी उनको हाथों लिए, कांग्रेस उनको शुभ संत को बनने लगी, शुभकामना देने लगी। लेकिन पूरा 3-3.5 साल तक छड़े उठा करके घूमते घूमते कहीं से पेट्रोल का पैसा जब नहीं आया, क्योंकि कहाँ माल मिलेगा। अखिलेश के पास खुद के लिए कुछ नहीं है, जो कमाई किया था वो सब घर बनाने और घर बचाने में खर्च हो गया, और बाकी पार्टी चलाने के लिए रखे हैं। परिवार में बंटवारा इतना लंबा चौड़ा है कि भाई अकूत संपत्ति का कहाँ कहाँ बंटवारा और निपटारा करेंगे, इसी में ऊपर सामने तुमको क्यों देगा। तो फिर अंत में उन्होंने कहा कि भाई अगर कुछ नहीं हुआ है तो क्या करें, हो सकता है मोदी जी के नेतृत्व में अगर 24 में सरकार बनेगी ही बनेगी, तो क्यों ना हम इनके शरणागत में आकर के दिल्ली में आ जाए, क्योंकि
लखनऊ वाला तो मठ का मठाधीश है, हो सकता है दिल्ली वाला कुछ दयालु निकले। इसी उम्मीद से वापस आ गए और समझौते में अपने और अपने बेटे की भविष्य संवारने की बात किए हैं। ध्यान रखिएगा, जब 24 में योगी उत्तर देश में प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे होंगे राष्ट्रपति भवन में या जहां ले, तो उसमें राजभर के नाम पर या तो राजभर खुद शपथ लेंगे या उनका बेटा लेगा। बाकी कोई राजभर इस योग्य नहीं माना जाएगा राजभर के नजरों में, या फाइनल है या आप देखिएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का दूसरा परिवार। चूंकि बात यूपी से निकली है और मैं रहने वाला भी यूपी का ही हूं, तो यूपी पर चर्चा करते हैं। देश भर में 90 में एक आंधी आई कांग्रेस विरोध की। चंद्रशेखर जी और विश्वनाथ प्रताप इसके ध्रुव तारा के रूप में निकले थे। देश भर में चंद्रशेखर जी की पदयात्राएं और मतलब शुरू से ही इंदिरा जी के विरुद्ध खड़ा रहने का जो उनको पारितोषिक मिलना चाहिए था वो मिला, और लोगों को लगा कि भाई चंद्रशेखर जी अपने बचता की वजह से प्रधानमंत्री बनेंगे। विश्वनाथ प्रताप को लगा कि मैं राजीव गांधी के विरोध में देश को एक किया हूं, हो सकता है इसका मिले, वो एक अलग बात है। मामला हुआ कि 1990 के दशक में कांग्रेस का सफाया हुआ और राज्य और केंद्र में जनता दल का सरकार बनी। दो अति पिछड़े परिवार के बच्चों को चंद्रशेखर जी ने यूपी और बिहार में सत्ता दिया। बिहार वाले की बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं यूपी में। यूपी में जब श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनाए गए चंद्रशेखर जी की कृपा से, उस वक्त मुलायम सिंह यादव के पास प्राइमरी स्कूल की मास्टरी और विधायकी के अलावा और कुछ नहीं था। टूटी फूटी घर थी, चलने के लिए एक साइकिल थी जो उन्होंने सेकेंड हैंड चंदा इकट्ठा करके लिया था। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने। आज लखनऊ से इटावा 125 किलोमीटर दूर है। सड़कों पर चलने में उनको असहजता महसूस होगी, इसलिए चार्टर प्लेन से इटावा अपने घर में लैंड करते हैं। इतनी अकूत संपत्ति हो गई है उनके पास। खैर, संपत्ति की बात तो अब सबको मालूम है। भारत के राजनीति में भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो ये माया, मुलायम, अखिलेश, ये सब लोग प्रधानी भी नहीं जीत पाते। और अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है कि यह सब लोग जीत के सत्ता में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो अब इस पर क्या बात करना। बात जो मेरा हेडलाइन था कि भाई भारत के राजनीतिक दलों का स्लोगन होता है अपना भला भला जगमाही और दूसरे का भला भाड़ में जाए। तो मुलायम सिंह यादव जब यादव बिरादरी और मुसलमानों को भड़काए, इस देश में राम मंदिर वाले कारसेवकों पर गोली चलाए ताकि मुसलमान खुश हो और मैं पिछड़ी समुदाय का हूं तो पिछड़ा वर्ग खुश हो, तो एमओआई कॉम्बिनेशन से वो उत्तर प्रदेश में आज तक रेलिवेंट है। वो देश के रक्षा मंत्री तक पहुंचे, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री तक पहुंचे, और आज भी उत्तर प्रदेश के राज्य में वो प्रासंगिक है। अभी उनका वजूद खत्म करने में समय लगेगा। कब खत्म होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन गोरखपुर वाले बाबा का अब उत्तर प्रदेश में तूती बोल रही है। कब तक अखिलेश उनके तूती के आगे टिक पाएंगे यह बात मैं नहीं कह सकता दावे से। लेकिन वो बात नहीं, बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में क्या किया। मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में अपने दोनों भाइयों, चचेरा भाई भी और सगा भाई भी, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव को पहले लाए। उसके बाद अखिलेश यादव को लाए, धर्मेंद्र को लाए, मतलब डिम्पल तक को लाए, वो अपने बहू अपर्णा तक को लाए। मतलब मुलायम सिंह के परिवार में कहा जाता था कि जब बच्चा के जन्म होती है तो छठियार में जिस दिन नामकरण होता है उस दिन होता जाता है कि भाई इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो इसका नाम रखा जाएगा मैनपुरी ब्लॉक प्रमुख। तो लोग कहते भाई मैनपुरी ब्लॉक प्रमुख तो 18 साल के बाद चुना लग। हाँ, मैंने नामकरण आज कर दिए हैं, जब 18 का होगा तो जाके ब्लॉक प्रमुख ही ज्वाइन कर लेगा। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश भर में मुलायम सिंह को अहिर बिरादरी में अगर कोई समझदार, होशियार, भरोसेमंद और काबिल दिखा तो वो अपने ही बाल बच्चे परिवार के लोग दिखे। दूसरा कोई अहिर उनके सामने नहीं दिखा जो उनको वो कुछ दे सके। चंद्रशेखर जी के दबाव में एक अंबिका चौधरी को बलिया से मंत्री बनाए थे और अंततः बलिया से वो मंत्री रहे। लेकिन चंद्रशेखर जब तक जिंदा रहे, अंबिका चौधरी का वजूद रहा। चंद्रशेखर जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद अंबिका चौधरी का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल रहा, चूंकि बलिया से एक कोटे में मंत्री चाहिए। भाई बलिया 1857 के क्रांति का सिरमौर जिला रहा है, जिसको अंग्रेज तक लोहा माने हैं,
उस जिला से प्रतिनिधित्व ना हो तो ऐसा उत्तर प्रदेश का सरकार हो ही नहीं सकता। उसी मजबूरी में ओमका चौधरी को ढोते रहे, लेकिन बाकी किसी अहिर को कोई सीट, कोई मौका, कोई सुविधा नहीं दिया। यह भी साबित होता है कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के अगले वारिस हैं, चाहे वो उनके पास राजनीति का धेले भर भी ज्ञान हो या ना हो। उनको भी परिवार के अलावा किसी और को बढ़ाने की कोई चिंता नहीं थी। लोगों को भड़काते रहे कि पिछड़ी जाति को अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन किसी एक मुसलमान को अपने बेटे के बराबर में स्थान नहीं दिया। यहां तक कि अपने सगे भाई को भी बेटे के बराबर में नहीं दिया। वो इतना ज्यादा घोर परिवारवादी निकले, मतलब मरते मरते तक अपने भाई जो उनके साथ कंधे में कंधा मिला करके चले थे, शिवपाल जी को भी दूध में पड़े मक्खी की तरह से निकाल करके फेंक दिया। उनकी राजनीति को इतना मटियामेट करके गए कि शिवपाल यादव आज अपने बेटे तक की सीट मांगने के लिए अपने भतीजे के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, जो उनके बेटे की तरह से है और बेटे के बराबर है। लेकिन बेटा उनको जूता मार करके भगा रहा है, कह रहा है कि भाई बाप के धन पर बेटे का अधिकार होता है, भाई का नहीं होता। यह पहले से चलता आ रहा है और राजनीति मेरे पिताजी ने इसीलिए किया था, तुम उनके राजनीति के वारिस का हो, पिताजी की वजह से मंत्री बन गए, यही तुम्हारे लिए बहुत है। आज शिवपाल और अखिलेश यादव की लड़ाई सार्वजनिक मंचों पर आई है। कोई मैं अकेले मेरे कान में नहीं कहा, नहीं मैंने अपने आंखों से उनकी खिड़की में झांक के देखा। यह पूरे मंच सजा हुआ था, देश भर की मीडिया थी, मुलायम सिंह यादव खुद बैठे थे। माइक छीना झीटी और जिस तरह की बयानबाजी उन लोगों ने आपस में किया वो सब जानते हैं। यह बात हमको बताने की जरूरत नहीं। अब आते हैं मेरे पड़ोसी राज्य बिहार। मेरे घर से जस्ट बगल से बिहार शुरू हो जाता है। मेरा जो गांव है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है। अगर मैं पूरा मुंह करूं और 10 कदम आगे बढ़ूं तो बिहार का छपरा जिला शुरू हो जाता है, और अगर मैं दक्षिण 10 कदम आगे बढ़ूं तो बिहार का आरा जिला शुरू हो जाता है। मतलब मैं बिल्कुल कोने पर हूं। तो यूपी के बाद बिहार की बात करें। बिहार में 90 के दशक में चंद्रशेखर जी की कृपा से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो उनके घर में एक सिंगल कमरे में चपरासी वार्ड, मतलब जो चपरासियों के लिए रूम रहता है, वो 10 बाई 10 के कमरे में अपने 5-7 भाई के साथ रहते थे और अपने 4-5 बच्चों के साथ सिंगल कमरे में। वो वीडियो फोटो जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो तमाम समाचार चैनलों पर वो फोटो छपा दी, जिसमें वो फूंक मारती हुई राबड़ी देवी और गोद में बैठाया हुआ ये तेजस्वी, बगल में खड़ा नाक पहुंचती हुई मीसा और पीछे झोटा बढ़ाया हुआ तेज प्रताप, और ये सारे के सारे दिख रहे हैं। जमीन पर भी बैठने की जगह नहीं है। आज लालू प्रसाद यादव का बेटा हवाई जहाज में जन्मदिन मना रहा है, BMW में सैर कर रहा है और चार्टर प्लेन में अयाशी कर रहा है। यह बात भी इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार और भारत के राजनीति में कोई मुद्दा नहीं रहा। बात अपना भला भला जगमाही पे करते हैं। लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबे की बात हमेशा करते थे, अकलियत की बात करते थे, कहते थे कि इस देश में जो मुसलमान सताया जा रहा है, वो अखिलेश मतलब मुलायम सिंह वाली सारी भाषा वो इस्तेमाल करते थे। वो यूपी में करते थे, बिहार में करते हैं। लेकिन जब राजनीति में मौका देने की बात आई, परिवार बढ़ाने की बात आई, तो मुलायम सिंह यादव के तरह ही लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को राज्यसभा दिया। तेज प्रताप तेजस्वी यादव को बिहार में उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया और अब मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। उन्होंने भी पूरे बिहार में किसी और अहिर को कुछ नहीं दिया, वो स्वयं भी अहिर थे। मतलब कि अगर कोई राजनीति में आएगा तो मैं आऊंगा और मेरा बेटा आएगा, मेरा पोता आएगा, मेरा नाती आएगा। तुम कौन हो? तुमको तो सिर्फ हाय हाय हाव हाव करना है। और अपने लोगों को मानसिकता पर इतना ज्यादा ये लोग हावी रहते हैं कि वो यह सुनने को तैयार नहीं है कि भाई लालू प्रसाद यादव अपने बाद अपने अंगूठा टेप मुख्यमंत्री पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं और किसी को उस लायक नहीं समझते हैं। उसके बाद भी राबड़ी देवी 15 साल तक राज कर गई। यह देखने वाली बात है। मतलब सोचिए कि किस तरह की मना स्थिति को ये लोग अपने लोगों का उत्पन्न कर देते हैं कि बिहार का अहिर यह नहीं समझ पाता कि भाई बिहार जहां विद्वता का खान है, जहां पर बुद्ध को ज्ञान है और जहां से खोदोगे तो IAS IPS ही मिलेगा, वहां मुख्यमंत्री के रूप में एक अंगूठा टेप महिला को ही मिला गया। मैं अंगूठा टेप का आलोचना नहीं कर रहा, अनपढ़ता अभिशाप नहीं है, लेकिन अभिशाप यह है कि अगर राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की पत्नी नहीं होती तो बर्तन मांजने के अलावा और कोई काम नहीं करती।
क्योंकि वो राजनीति में उसके पहले उनका कोई योगदान नहीं था। लालू प्रसाद 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, तब भी राबड़ी देवी किसी गांव के प्रधानी के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा, वार्ड प्रमुख के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा, किसी कमेटी के मेंबर तक नहीं थी। वो लालू प्रसाद यादव के भोजन भाव की व्यवस्था करती थी, जो हर पत्नी करती है। वो उस अपने काम में बिल्कुल निपुण थी। उनके काम की तारीफ कर रहा हूं। एज ए पत्नी उन्होंने बड़ा किया, बल्कि कहीं कोई सार्वजनिक अपीयरेंस राबड़ी देवी का नहीं देखा गया था। लेकिन जब लालू प्रसाद को जेल हुआ चारा चोरी में, तो वो अपने पत्नी पर ही भरोसा किए, कोई और आदमी काबिल नहीं रहा। यही बात मैं आप सबको बताना जा रहा हूं। और अब राबड़ी देवी के 15 साल के बाद जिस तरह से बच्चा भारत के संविधान के मुताबिक राजनीति में आने की सलाहियत पा गया, तो अब वो तेज प्रताप और तेजस्वी आ रहे हैं। एक खींच खांच के मैट्रिक पास है और एक 7वीं में 7 बार फेल है। बिहार जैसे राज्य में जहां बुद्ध को ज्ञान मिला है, जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय था और जहां की विद्वता का लोहा दुनिया मानती है, वहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक खींच खांच के मैट्रिक पास और एक 7वीं में 7 बार फेल। और उनके लोग अभी भी लालू प्रसाद को कह रहे हैं कि तेजस्वी में प्रतिभा है, और ये और कोई नहीं कह रहा। उन्हीं के पार्टी का आदमी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जैसे प्रतिष्ठित पद पर है, झांसा, वो कह रहे हैं कि तेज प्रताप में, तेजस्वी में प्रतिभा है और जनता इनके साथ है। मित्रों, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो ना करके एक और बात कह दूं। मायावती दिल्ली में मैं उनको कांग्रेस मुख्यालय में टूटी चप्पल में चक्कर लगाते हुए देखा हूं, और बहुत साधारण सूट पहना करती थी। मेरे ख्याल से 25-50 रुपया का होगा। मैं कभी सूट सलवार अपने लिए खरीदा नहीं हूं, क्योंकि मैं पहनता नहीं हूं, और मेरी पत्नी सूट सलवार पहनती नहीं। हमारा जो हम पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं, औरतें साड़ी पहनती हैं। मेरी पत्नी भी घर में साड़ी पहनती हैं या नाइटी मैक्सी पहनती हैं, अगर बाहर नहीं जाना होता है तो। और बेटियों की जब सलवार सूट पहनने की समय आया, तो वो मेरी पत्नी ने खुद ही खरीदा। तो मुझे मालूम ही नहीं है कि सूट सलवार कितने रुपए का होता होगा, लेकिन जो मेरी बेटियां सूट सलवार पहनती हैं, उसका गुणवत्ता जो मैं देखता हूँ, उससे बहुत निम्न स्तर की गुणवत्ता मायावती जी के पास हुआ करता था। हालांकि तब भी मायावती नगर निगम में अध्यापिका थी, पढ़ी लिखी महिला थे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं था। लेकिन उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत छोटा था। 23 गज के झुग्गी रिहेबिलिटेशन में मिले हुए घर में 5-10 भाई के साथ मायावती जी रहा करती थी। आज मायावती के पास कितना घर है, कितनी जूता चप्पल है, हीरो का हार है, नोटों का बंडल है, यह बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। भ्रष्टाचार अब मुद्दा नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं। और मायावती जैसी महिला भी जब राजनीति में आई, तो उन्होंने किसी और दलित को इस लायक नहीं समझा कि कोई दलित हो। वो अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही हैं, जिसका बाप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में चपरासी था, और उसके पास नोएडा में जितना धन है उतना किसी के पास नहीं है। वो कैसे आया ये सब आप जानते हैं, लेकिन राजनीतिक वारिस उन्होंने अपने बेटे को घोषित किया। अब उनका बेटा बहुजन का बहादुर संभालेगा। पूरे देश भर में और उत्तर प्रदेश भर में कोई बहुजन का बच्चा मायावती को काबिल नहीं लगा, सीट की दावेदारी के लायक नहीं लगा, अपने ही घर का बच्चा लगा है। यही हाल तमिलनाडु को है। के करुणा के बाद स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना का बागडोर के बाद वहां के राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के जिम्मे बटा हुआ है। शरद पवार का सीट उनके बेटे सुप्रिया सुले और भतीजा अजीत दादा पवार में बटा हुआ है। देवीलाल का परिवार का आप देख ही रहे हैं कि वहां तो अब नाती पोते और अपने सगे चाचा भतीजा में लड़ाई हो रही है। मतलब हरियाणा में देवीलाल का जो परिवार है, पूरे जाटों को अपने पीछे रखा करता था कि भाई चौधरी के हुक्के के आगे दुनिया फेल है। लेकिन चौधरी देवीलाल जी को जब राजनीति में आगे बढ़ाना पड़ा, तो उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त की पूरी मीडिया और सारा पक्ष विपक्ष विरोध करता रह गया, लेकिन चंद्रशेखर के दबाव में ओम प्रकाश चौटाला को सीट से हटाने की साहस किसी की नहीं हुई। भला हो कोर्ट का, जिससे चौटाला सीट से बाहर हुए। तब चौटाला के दोनों बच्चे राजनीति में हावी हुए, क्योंकि चौटाला ने, देवीलाल ने अपने पोतों को आगे बढ़ाया। अब पोता के बाद देवीलाल का परपोता और अपने ही चाचा और अपने ही बड़े पिताजी में रणधीर, रणबीर और रंजीत में लड़ाई हो रही है कि कौन देवीलाल का आगे वारिस लगेगा। मतलब पूरे हरियाणा में जाट बिरादरी में सिर्फ देवीलाल का बेटा, पोता और परपोता ही इस लायक है कि वो संसद विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनेगा। बाकी कोई जाट नहीं है। वही हाल चौधरी चरण सिंह का है। चौधरी चरण सिंह किसान आंदोलन के रूप में मशहूर हुए, लेकिन जब उनको राजनीतिक में आगे जाटों को या किसान नेताओं को देना पड़ा,
तो किसान का नेतृत्व उन्होंने ऐसे बेटे को दिया जो कंप्यूटर इंजीनियर था, अमेरिका में नौकरी करता था। मतलब खेत में उसने पांव भी नहीं रखा, उसको पता नहीं होता कि रबी की फसल कब बोई जाती है और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, और रबी की फसल में क्या क्या बोया जाता है और खरीफ की फसल में क्या क्या बोया जाता है। वो उसको किसान नेता में प्रोजेक्ट के नाम था अजीत चौधरी, जो चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। और चौधरी चरण सिंह के वो अगला वारिस अजीत सिंह के दुखद देहांत के बाद जयंत चौधरी है, जो कभी सपा से राज्यसभा में आ रहा है और कभी भाजपा के तरफ डोरे डाल रहा है। मेरा मतलब पूरे देश भर की स्थिति देख लिए, ममता बनर्जी भी अपने भतीजों को बढ़ा रही है। हर जगह, मतलब हर जगह राजनीति में यही हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोबारा से कि भारत के राजनीति में अपने हितों की रक्षा, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने समाज, अपने समुदाय और अपने क्षेत्र के लोगों के भावनाओं को लगातार भड़काना और भड़काए रखना और देश में मारपीट, आगजनी तक की स्थिति तक पहुंचा देना, सड़क रोकने में तोड़ फोड़ और गुंडागर्दी तक पर लोगों को उकसा करके यहां तक पहुंचा देने को राजनीति कहते हैं। और इस राजनीति कार्य में सिर्फ मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, मेरे परिवार के आगे के जनरेशन का भला हो, चाहे वो नाम के रूप में हो, दाम के रूप में हो या काम के रूप में हो, घी दाल के अलावा इधर उधर छटक के नहीं जाने चाहिए। यही 1952 से लेकर के अब तक होता आ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया के बाद राहुल गांधी, राहुल के बाद प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी के बाद वो जो दो उनके बच्चे हैं उनके पास नेतृत्व जाएगा और किसी की हिम्मत नहीं कि उस पर दावेदारी कर सके। इसलिए आपसे हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के क्रांतिवीरों ने आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि एक राजशाही जाएगी तो दूसरी राजशाही आएगी। लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से हो और लोगों का तंत्र में भागीदारी हो, और यह तभी होगा जब परिवार से अलग हट करके राजनीति होगी। अंत में वीडियो बंद करने के बाद एक बात कह देता हूं, क्योंकि टिप्पणी करने वाले कहेंगे कि आपको राजनाथ सिंह नहीं दिख रहे हैं। आपको मैं भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा की बात नहीं कर रहा। मैंने उदाहरण के रूप में 2, 4, 5 नाम लिए हैं। इसमें सभी राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार को नहीं बढ़ा रहे, वो अपने परिवार के लोगों को आने नहीं दिए। उसका जीता जाता सीधा साधा उदाहरण था हमारे बलिया के श्रद्धेय चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी जब तक थे तब तक नीरज और पंकज में से किसी ने राजनीति में कदम नहीं रखा था। श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के दुखद देहांत के बाद बलिया के लोगों के भारी दबाव में नीरज शेखर चुनाव मैदान में आए। पंकज ने फिर भी मना कर दिया था, और तब से बलिया के लोगों का आशीर्वाद लेकर के नीरज शेखर आज तक लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के परिवार में कोई राजनीति में नहीं आया है। आदित्यनाथ 90 से सांसद हैं, वो चाहते तो अपने भाई भतीजे को करा सकते थे, लेकिन आज भी उनकी बहन फूल बेचती है और जीजा चाय बेचता है, और भाई साधारण नौकरी करता है। पिताजी जिस स्तर के नौकरी पर योगी आदित्यनाथ के पहले जन्म के पहले से लगे थे, उसी में प्रमोशन पाते पाते साधारण कर्मचारी के रूप में रिटायर हो गए और अभी दुनिया छोड़ गए। वही हाल नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री जब बने थे तब से चाहते तो परिवार के सारे लोगों को सरकारी नौकरियों में समाहित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनका एक भाई राशन का दुकान चलाता है, तो दूसरा टायर का दुकान चलाता है, तीसरा भी कबाड़ी या बड़ी का कुछ साधारण सा काम करते हैं। मतलब उनके परिवार में भी लोग नहीं है। यह नहीं है कि भारत के सभी राजनीतिक दल के लोग सिर्फ परिवार को सोचे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं जो सिर्फ परिवार को ही अपना मानते हैं। आपको इन्हीं में से फर्क करना है। जब आपका मतदान का टाइम आए तो बटन आप उसी पार्टी की तरफ दबाएं जो परिवार के जगह पूरे देश को परिवार माने, सिर्फ अपने घर के, अपने कुनबे के लोगों को परिवार ना माने। अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। नहीं तो आप समस्या में रहेंगे और समाधान उनका होता रहेगा। या ना हो, इस पर आप विचार करिएगा। महादेव की कृपा आप पर बना रहे। भोलेनाथ आप और आपके मित्र शुभचिंतकों पर अपनी असीम अनुकंपा बरसाए रहे। इन मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और ओम नमः शिवाय।